मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज का, कौन सा पेपर होगा भाई? इंडियन कल्चरल और हेरिटेज का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, उससे संबंधित आपके सामने पूरी की पूरी क्लास लेने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और इस क्लास से लगभग पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। बस आपको क्लास को पूरा देखना है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। कहां पर? व्हाट्सएप चैनल पर। कहां पर देखने को मिलेगी? व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज व्हाट्सएप चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना भाई, काफी ज्यादा जरूरी होने वाला आपके लिए। समझ में आ गया? साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए देखिए, आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर 4 पुरुषार्थ की बात की गई और 4 आश्रमों की बात की गई है। साथ साथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ ही सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। द टर्म ऑफ वर्ण मीन्स, वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सोशल क्लासिफिकेशन, रिलीजियस स्पिरिचुअल, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपके हिसाब से जो वर्ण होता ना, वो क्या होता है आपके सामने? पुराने समय में हमारे जो समाज के अंदर जो आज अपन जातियां देखते हो ना, उन जातियों को 4 भागों में बांट गया था। हिंदू समाज उसको 4 भागों में बांट दिया गया था। और ये कब बांटा गया था आपके सामने? उत्तर वैदिक काल में आपके सामने बांटा गया था। सबसे पहले इसका साक्ष्य मनुस्मृति नामक किताब है, मनु के द्वारा लिखी गई है। उसके अंदर देखने को मिलता है जिसमें समाज को 4 भागों में बांट दिया था। पहला समाज, समाज का सबसे पहले कौन सबसे बड़ा और उच्च कुल में कौन आते थे? ब्राह्मण। कौन आते थे भाई? ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज में वो लोग होते थे जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। मतलब आपके सामने किसको? ज्ञान, जो पढ़ाई करते थे। पहले आज के समय सब पढ़ाई नहीं करते थे भाई। पहले जो लोगों का दिमाग पढ़ाई में चलता था वो ब्राह्मण हुआ करते थे। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग कौन होते थे? क्षत्रिय। कौन होते थे भाई आपके सामने? क्षत्रिय। अब क्षत्रिय लोगों का काम क्या था? जो भाई हष्ट पुष्ट हुआ करते थे शरीर के अंदर, वो समाज की रक्षा किया करते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। अगले वाले कौन आते थे? वैश्य। वैश्य कौन हुआ करते थे आपके सामने? वैश्य वो हुआ करते थे जो समाज में व्यापारी वर्ग का काम करते थे। किसका? कृषि कर ली, ठीक है। आपके सामने कोई जो भी और भी व्यापार होता है, कोई पहले आपके सामने कोई धातु की सामान को बेच दिया, कृषि के उपकरण बेच दिए, इस प्रकार के काम करते थे, वो वैश्य वर्ग के अंदर आते थे। और चौथा वर्ग और सबसे जो निचली जातियों का जो वर्ग देखने को मिलता था उसको वैश्य शूद्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? शूद्र। और जो दलित जातियां वो यहीं से निकली हैं। शूद्रों का काम क्या होता था? इन तीनों वर्गों की सेवा करना। समझ में आ गया? और आपको थोड़ा गहराई में बता देता हूं, लेकिन शायद क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो और आपके सामने चीजों को बताऊंगा। तो ये याद रख लेना, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले समाज को बांटा गया था और शुरुआती दौर में यह कर्म आधारित होता था। मतलब समाज में लोग जैसा काम करते थे वैसा उनकी जातियां हुआ करती थी। एक ही परिवार में कोई व्यक्ति आपके सामने ब्राह्मण भी है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एक बाप का बेटा, एक देश की रक्षा कर रहा है अपने राज्य की तो वो क्षत्रिय भी है, एक व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य भी है, और एक उसके अंदर इन तीनों की सेवा में लगा हुआ तो वो शूद्र भी है। तो एक ही घर में सब देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ता चला गया, जनपद के अंदर आपके सामने क्या है? जातिवाद है, वो किसके हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सामाजिक वर्गीकरण है। क्या? जो आपके सामने जो वर्ण है वो क्या आपके सामने? समाज का एक वर्गीकरण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, हाउ मेनी आश्रम्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट ट्रेडिशन। भारत की प्राचीन परंपराओं में कितने आश्रम बताए गए हैं? तो 4 आश्रम बताए गए हैं। कितने आश्रम बताए गए? 4 आश्रम। देखो, कोई भी व्यक्ति का जो जन्म होता है ना, उसको आपके सामने 4 भागों में बांट दिया। पहले के समय मनुष्य को जीवन को 100 साल माना गया, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले आश्रम आता था आपके सामने, यहीं पर बता देता हूं ऊपर की तरफ, गृहस्थ आश्रम। कौन सा आता था भाई? गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? कोई भी विद्यार्थी है, जब जीवन के पहले 25 साल, जब से जन्म लेगा तब से उसको थोड़ी शुद्ध बुद्ध आनी शुरू होगी, तब से लेकर उसका जीवन 25 साल की उम्र तक कोई भी विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन यापन करता था। समझ में आ गया? गुरुकुल में डाल देते थे, वहां पर शिक्षा दीक्षा प्रदान करने का काम करता था। तो एज ए स्टूडेंट के रूप में आपके सामने वो काम करता था।
फिर 25 से लेकर 50 साल, जैसे ही उसकी 25 साल की उम्र पूरी हो गई होती थी, वो गुरु से गुरु दक्षिणा लेकर अपने घर पे आ जाता था। शादी विवाह करना, बच्चों का लालन पालन करना, ये उसका काम होता था। उस आसन को गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। अगले वाला आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ को नाम से समझो, वन प्लस प्रस्थान करना, मतलब जैसे ही 50 साल से लेकर इंसान की उम्र टपती थी 75 साल तक, इसको माना गया 50 से 75 वर्ष। कब? 50 से 75 वर्ष। तो जैसे इंसान की 50 वर्ष की उम्र होती, अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी वगैरह करके उनको आपके सामने क्या कर दो, आपके सामने घर को त्याग कर वन की तरफ जाना शुरू कर दो। वहां पर साधु संत लोगों की किसमें चले जाओ, शरण में चले जाओ और भक्ति की तरफ आगे बढ़ो। जैसे आपके जीवन का 75 साल से ज्यादा की आयु हो जाए, आप पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और आपके सामने क्या करना है, संन्यास की आपको ग्रहण करना है। तो इस तरीके से जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया था। अगले वाला है, निम्नलिखित में से आपके सामने कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? आपके सामने धर्म, मतलब देखो 4 पुरुषार्थ बताए गए। कौन सा? सबसे पहले धर्म। 4 पुरुषार्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में 4 चीजों से ही जीवन चलता है कोई मनुष्य का। सबसे पहला होता है धर्म। क्या होता है धर्म? कि हर मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए। समझ में आ गया है ना? मतलब धर्म के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। अगला क्या होता था? अगला इंसान को अर्थ, मतलब जीवन यापन करने के लिए इंसान को अर्थ भी कमाना पड़ता है। अर्थ क्या होता है? पैसा कमाना। समझ में आ गई? आप सब क्या के लिए मेहनत कर रहे हैं? भाई थे पढ़ रहे हो ताकि ते नौकरी लाग जाओगा, और मैं थाने पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे कन भी 2 पैसा जाए, और ते पढ़ के नौकरी लाग थार 2 पैसा आएगा। तो सब के लिए भाग रहे अर्थ के लिए। आज के टाइम में अर्थ को महत्व तो ज्यादा होगा, धर्म को और बाकी चीजों को कम को है। काम, काम का अर्थ होता है कि काम का अर्थ क्या होता है? आपकी जितना भी मोह माया से जुड़े हुए हो, है ना भाई, ते सोचो कि मैं बढ़िया पढ़ाई करूं तो बढ़िया नौकरी लागू और बढ़िया घर बनाऊं, और जितनी भी सारी इच्छा है सब इच्छा काम से संबंधित हुई है। और अगले वाला क्या होता है? मोक्ष। जब जीवन में आप सब कुछ कर लो, अच्छा पैसा कमा लो, धर्मपूर्ण जीवन जी लो, काम की कामनाओं सारी इच्छाओं को पूर्ति कर लो, तब आपको जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना, उसको मोक्ष बोला जाता है। उसके लिए आपको भागना होता है। तो चारों का नाम रट लो। यहाँ पर यज्ञ है वो आपके सामने इस ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है भैया, नाम रट लेना अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो मैंने क्या बताया कि पहले थ्योरी में यही बताया ना कि इंसान जब अपने जीवन में सब कुछ कर लेता है तो उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वो इस संसार को त्याग कर किसको प्राप्त कर जाए? मोक्ष को प्राप्त कर जाए। तो क्या होगा अंतिम लक्ष्य? क्या होता है भाई? मोक्ष की प्राप्ति करना। जाए थारो अंतिम लक्ष्य क्या है? बढ़िया क्लास देख के कठिन पीडीएफ पढ़ के पास कर लो, है ना कॉलेज ने। अया उठे लक्ष्य क्या है? जीवन को अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना। किसकी? मोक्ष की। ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। चलिए अगले वाला पॉइंट है संस्कार है। कोई भी व्यक्ति के जीवन में संस्कार क्या होते हैं? पहला होता है धार्मिक व सामाजिक संस्कार, कर, राजनीतिक कानून और सैन्य नियम। देखो संस्कार क्या होते हैं? आप अपना संस्कार के ही अच्छे से माता पिता के साथ अच्छे से बोलो, ई टाइम में थारो संस्कार के अच्छे से पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि ते विद्यार्थी जीवन में हो, ठीक है। फिर थारो गृहस्थ जीवन आओगो तो भाई थारी संगिनियों के साथ अच्छे से जीवन यापन करो, थार बाल बच्चा को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। ये तो गृहस्थी को है। अब थारो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करने को संस्कार है। फिर थे समाज में जाओ तो भाई कोई भी सामाजिक गतिविधि जितनी भी हो, कोई भी इंसान की जरूरतमंद की सहायता करनो, चाहे पैसे से करो चाहे शारीरिक रूप से करो, कैसे भी उसकी मदद कर सकते हो वो करो, है ना। झूठ नहीं बोलनो, चोरी नहीं करनो, है ना, धर्मपूर्ण जीवन जीनो, ये सब संस्कार हुए। समझ में आ गया? अच्छे से जीवन यापन करने का जो तरीका होता है, जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं, उसी को संस्कार कहा जाता है। आज थोड़ी तन कोई कौन पर डावेगो, सब यहाँ ए बी सी डी करके चल जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उठे से प्रश्न देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने सही ऑप्शन है। धार्मिक व सामाजिक संस्कार होते हैं, उन्हीं को संस्कार कहा जाता है। अगले वाला पॉइंट है जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जैन धर्म किनके द्वारा शुरुआत की गई? 5वीं शताब्दी के अंदर समाज के अंदर 2 धर्मों की उत्पत्ति होती है। एक तरफ बौद्ध धर्म और उनसे पहले जो आपके सामने कौन सा धर्म आता है? जैन धर्म, ठीक है। और इनकी आपके सामने जो प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? महावीर स्वामी। चलिए अगले वाला आपके सामने जैन धर्म में आपके सामने कुल 24 तीर्थकार हुए, मतलब 24 संत होया बड़ा बड़ा, और उन 24 और आखिरी सबसे बड़ा नाम कौन था? महावीर स्वामी। कौन था?
महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभनाथ पहले थे और 23वें आपके सामने पार्श्वनाथ थे। समझ में आ गया। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? आपके सामने गौतम बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध है जिनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। ठीक है, आपके सामने क्या होता है, राजा के बेटे थे। जब इनका जन्म होता है तब इनकी माता की मृत्यु 15 दिन के अंदर ही हो जाती है और इनकी माता इनका लालन पालन गोमती जो इनकी माता है वो करती है। छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में इनका जो विवाह यशोधरा से हो जाता है। और जब ये आपके सामने क्या होता है, पूरे नगर के अंदर अच्छे से इनके पिता को एक भविष्यवाणी की गई थी इनके प्रति। मैं इनके पिता ने यो बताया गयो कि तेजद और थारो छोरो है ना, यो बड़ो जाके के तो बहुत बड़ो राजा बनेगो या फिर के बनेगो, बहुत बड़ो संत बनेगो। तो राजा भाई, राजा तो यही चाह, सब आपका भाई माता पिता यही चाहे कि मेरे बेटो जीवन में कुछ बड़ो बने। तो बोले राजा ही बनाओ मैं। तो राजा बनाने के लिए कहते महात्मा बुद्ध ने आपका नगर से बाहर नहीं जाने दियो, हर सुख सुविधा दी। एक दिन महात्मा बुद्ध कहे कि भाई मन तो बाहर न जाने को मेरा मन कर रहा है। जना भाई क्या करे, पूरा नगर ने सजा दियो जा कि राजकुमार कल बाहर घूमने के लिए जा रहे, कोई गलत चीज सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो तो होता ही। तो क्या होता है, जैसे राजकुमार सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध बाद में बनते हैं, पहले सिद्धार्थ ही थे। सिद्धार्थ जैसे नगर से गुजर रहे होते हैं, वो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके सामने एक भिक्षुक को देखते हैं, भिक्षुक को। तो वो पूछते हैं कि भाई आपके सामने ये कैसा जीवन है? तो वो बताते हैं कि भाई आपके सामने जो समाज के गरीब लोग होते हैं उनका ऐसा जीवन होता है। अच्छा, फिर आपके सामने आगे जाते हैं तो एक किसको देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति को वो भी पूछते हैं कि भाई ये कैसा जीवन है? मतलब जब व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो उसकी ये दशा हो जाती है। फिर वो आपके सामने अंतिम में भिक्षुक को, एक बीमार व्यक्ति को देखा जाता है। तब वो कहते हैं भाई ये कैसा जीवन? तो वो बताते हैं कि शरीर, इंसान के शरीर में ऐसी विकृतियां भी आती हैं। फिर लास्ट में वो आपके सामने देखते हैं एक मृत व्यक्ति का, जो आपके सामने दाह संस्कार जा रहा था, अर्थी जा रही थी। तब वो पूछते हैं कि भाई आपके सामने ये जीवन का कौन सा, तब वो कहते हैं कि भाई जीवन का ये कौन सा क्षण होता है। तब उनके जो आपके सामने सैनिक चल रहे होते हैं वो साथ साथ बताते हैं कि जब जीवन में इंसान को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होता है। महात्मा बुद्ध के जो तन मन में आपके सामने बहुत सी व्याकुलता होती है और फिर 29 साल की उम्र में क्या कर देते हैं, आपके सामने वो इस संसार को, मतलब इस जो अपना जो राजकीय जीवन था उसको छोड़कर सन्यास की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ जीवन की कहानी। महात्मा बुद्ध आपके सामने बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगले वाला है 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य कहां पर बताए गए आपके सामने, किसमें बताए गए? आपके सामने बौद्ध धर्म के अंदर बताए गए हैं, है ना। अगले वाला पॉइंट है अहिंसा किसकी प्रमुख शिक्षा है? तो अहिंसा किसमें मानी जाती है? देखो, अहिंसा की बात जैन धर्म में की गई और बौद्ध धर्म में की गई है। अंतर क्या है? जैन धर्म में जो अहिंसा का जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही ज्यादा कठोर परिभाषा है। उनका मानना है अगर संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर निर्जीव वस्तु को भी कष्ट पहुंचा रहा है तो वो क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। जबकि जो बौद्ध धर्म है उनका मानना है कि इंसान जब जीव जंतुओं को परेशान करता है तो ही आपके सामने क्या है? हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो थोड़ा जैन धर्म वो ज्यादा कठोर है बौद्ध धर्म के मुकाबले। वैसे दोनों में अहिंसा की प्रमुख शिक्षा दी गई है। चलिए, वाला प्रश्न हो गया भाई। अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 है, जहां पर समाज, मनुस्मृति, महर्षि मनु और सामाजिक नियमों के बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न की बात करें, मनुस्मृति इज रिलेटेड टू। तो मैंने जब क्लास की शुरुआत की थी तभी बताया था समाज के वर्ण व्यवस्था के बारे में, समाज की जो जातियां हैं उसके बारे में सबसे पहले जिस किताब में बताया गया उसका नाम क्या था? मनुस्मृति। क्या नाम था उसका? मनुस्मृति। और मनु के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जो लेखक थे मनु, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो किसमें क्या बताया गया था? समाज से संबंधित नियमों को बताया गया था। अगले वाला बिंदु है मनुस्मृति किस चीज से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? स्मृति साहित्य। मतलब आपके सामने लोगों की जो स्मृतियां हैं उसके माध्यम से आपको साहित्य को लिखा गया है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण है, ऐसे आपके सामने एक टाइप होता है स्मृति साहित्य, उसका हिस्सा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आएगा तब। अगले वाला पॉइंट है अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? चाणक्य के द्वारा, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है। एक
नंद वंश का शासक हुआ करता था। आपके सामने जो उत्तर वैदिक काल के बाद में आपके सामने जनपदों की व्यवस्था देखने को मिलती है, बड़े बड़े राज्य देखने को मिलते हैं। उसमें मगध राज्य हुआ करता है जो आपके सामने सोन और गंगा नदी के किनारे राज्य देखने को मिलता है। उसमें एक वंश था नंद वंश। नंद वंश के आपके सामने धनानंद जो एक शासक होते हैं, वो चाणक्य एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके सामने उस समय के एक पंडित आपके सामने विद्वता थे। उनकी अपने राज्य में बुलाकर उनके मंत्रिमंडल के सामने राज्य के जितने भी लोग बैठे रहते हैं वही आपके सामने उनके सामने बुलाकर उनकी बेइज्जती कर दी जाती है। उसी दिन चाणक्य अपनी शिखा को खोलते हैं, अपनी वही पंडित वगैरह पहले चोटी रखते थे ना, उसको खोलकर प्रण लेते हैं कि जब तक मैं तुझे अपनी गद्दी से नहीं उखाड़ कर फेंक देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। उसके बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य को खोजते हैं, उसको ज्ञान दीक्षता देते हैं और फिर आपके सामने नंद वंश में धनानंद को हराते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना होती है जिसके अंदर सम्राट अशोक, बिंदुसार जैसे आपके सामने महान सम्राट हुए। और चाणक्य के खुद आपके सामने वित्त मंत्री कौन बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वित्त मंत्री कौन बनते हैं, चाणक्य बनते हैं। और उस समय के सामाजिक व्यवस्था कैसे होती थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, एक राज्य को चलाने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, किसके द्वारा बताए गए हैं, इन्हीं के द्वारा बताए गए हैं, चाणक्य के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। अगले वाला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, राज्य एवं प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में, चित्रकला व संगीत के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, अर्थशास्त्री, ठीक है। तो वो उनके क्या बताया करते थे भाई, उनके जो राज्य की व्यवस्था कैसी होती है उस व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा था। तो राज्य के राज्य व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित चीजों में बताया गया है। चाणक्य किसके सलाहकार थे आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार, वो वित्त मंत्री थे। समझ में आ गया, गुरु भी थे भाई उनके, उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य को आपके सामने जो सम्राट बनाने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगले वाला बिंदु है अर्थशास्त्र। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र द किंग शुड, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन की उपेक्षा करनी चाहिए। जनता है उसको राजा के जो प्रशासन उसकी बात नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात कहीं नहीं कही गई थी। कर नहीं लगाना चाहिए था। खुद चाणक्य कहते हैं कि कर लगाना बहुत जरूरी है, अगर कर नहीं लगाओगे तो राज्य की व्यवस्था नहीं चल सकती। कूटनीति से बचना चाहिए, खुद चाणक्य की यह बात कही गई है, श्याम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करो लेकिन अपने राज्य को अच्छे से चलाना चाहिए। क्या कहा गया कि प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, अर्थशास्त्र के अनुसार जो राजा है ना उसको अपनी प्रजा की अच्छे से रक्षा करनी चाहिए भाई। अगले वाला पॉइंट है, स्मृतियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं, समझ में आ गया, स्मृतियां किससे संबंधित है, जैसे मनुस्मृति है ना, तो स्मृति साहित्य का हिस्सा है वो। इसमें क्या बताया गया, सामाजिक आचरण, मतलब समाज के अंदर जब वेद लिखे जा चुके थे, पुराण लिखे जा चुके थे, उपनिषद लिखे जा चुके थे, अरण्य लिखे जा चुके थे, है ना, तो उसके बाद में जो साहित्य लिखा गया खास करके जनपदों के समय उसको स्मृति साहित्य कहा जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, राजा को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, प्रजा को कैसा जीवन जीना चाहिए, जो जनता है जो आपके सामने, राजा को आपके सामने किस प्रकार के जीवन यापन करना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में बताया गया। तो समाज के जो आचरण होता है उसके बारे में बताया गया है। मनु इसके प्रमुख साहित्यकार रहे, उनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई जिसमें जो राजा है उसके देवीय सिद्धांत के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो सामाजिक आचरणों के बारे में बताया गया। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एम्फेसाइज्ड, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में बल दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने किस चीज पर बल दिया है, पहले वाला पॉइंट है प्रजा कल्याण पे, तानाशाही पे, सैन्य शासन पे, उपनिषदों पर। बिल्कुल ये सारे ऑप्शन गलत हैं, प्रजा की कल्याण पे। जो पुराने राजा हुआ करते थे उनके विचार ये हुआ करते थे कि प्रजा की ज्यादा से ज्यादा मदद है वो की जाए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला ऑप्शन है, अगले वाला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, दंड नीति किससे संबंधित है, दंड नीति किससे संबंधित है आपके सामने, शासन से संबंधित, चित्रकला, मंदिरों, साहित्य। देखो जो स्मृति साहित्य उसमें मनुस्मृति प्रमुख रूप से आता है, उसी के अंदर दंड नीति बताई गई है कि कोई भी राज्य को चलाने के लिए दंड की देने की भी आवश्यकता होती है। समझ में आ गया, राजा दंड का प्रयोग करेगा तभी राज्य अच्छे से चलेगा।
उसमें दो प्रकार के आपके सामने न्यायालयों की स्थापना की भी बात की गई थी। एक न्यायालय आपके सामने आपराधिक न्यायालय हुआ करते थे, एक साधारण न्यायालय हुआ करते थे। न्यायालयों की व्यवस्था के लिए न्यायाधीशों की भी बात की गई, साथ के साथ सभी न्यायालयों के ऊपर एक बड़ा न्यायाधीश राजा हुआ करता था। समझ में आ गया? तो दंड नीति किससे संबंधित थी? शासन प्रशासन को अच्छे से चलाने की बात की गई थी। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है, संगीत, चित्रकला, नाटक नहीं। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इसमें राजनीति की बात की गई है। चलिए अगले वाले की बात करें, यूनिट नंबर 3 में आ गए, जहां पे मंदिरों की जो शैली हुआ करती है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो नागर शैली कॉम्पिटिशन में प्रश्न आता है, पहले बता रहा हूं आपको, साथ के साथ आपके जो एग्जाम है हिस्ट्री की उसमें भी प्रश्न देखने को मिलता है। नागर शैली की बात करें, आपके सामने उत्तर भारत में देखने को मिलती है। नागर शैली कहां पर देखने को मिलती है? उत्तर में। आपके गांव में जितने भी मंदिर है सब की सब नागर शैली में देखने को मिलते हैं। क्या होता है? ऐसे गोल टाइप में बनाएंगे और ऊपर बड़ी सी गुंबद बनाई जाती है। समझ में आ गया? जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं दक्षिण भारत में, है ना, भारत के जो उत्तर भारत के मंदिर है ना, वो ऊपर गोलाकार देखने को मिलेंगे। इनके कैसे होंगे? चौकोर टाइप में होंगे। इनको गोपुरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोपुरम। सीडी टाइप में देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में होते हैं। बेसर शैली है, ये उड़ीसा वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, द्रविड़ शैली मुख्यतः कहां विकसित हुई? तो मैंने कहां पर बताया, द्रविड़ शैली कहां पर हुई? दक्षिण में भी द आ रहा है, द्रविड़ में भी द आ रहा है, इस तरीके से रट लेना। समझ में आ गया? काफी बच्चों को नहीं याद हो रहा, उनको ट्रिक बता देता हूं, द्रविड़ में भी द आता है और दक्षिण में भी द आता है, इस तरीके से याद कर लेना। नागर शैली किस चीज से संबंधित है? तो द्रविड़ शैली आपके सामने दक्षिण से, बेसर शैली, बेसर मतलब बेसन, बेसन दोनों चीजों से मिला होता है, ऐसे समझ लो कि द्रविड़ और उनका है, तो आपके सामने नागर बच गया, वो कहां का होगा? उत्तर भारत का है शैली। चलिए बेसर स्टाइल किसकी है? मिश्रित शैली है, जिसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। उड़ीसा में यहाँ पर यह शैली मुख्यतः देखने को मिलती है। भाई नागर शैली के शिखर को क्या कहा जाता है? शिखर क्या कहा जाता है? शिखर। और द्रविड़ शैली का एक शिखर को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गोपुरम कहा जाता है। चलिए अगले वाला है गोपुरम। देखो ये राम मंदिर, ये है साउथ के मंदिर, है ना। यहाँ पर एंट्रेंस गेट होता था अंदर जाने का, और देखो चौकोर होते हैं, चौकोर टाइप में होते हैं, सीधी टाइप में इनको बनाया जाता है ना। तो द्रविड़ शैली में देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की जो प्रमुख प्रश्न है उनकी बात करें, भारतीय परंपराएं प्लस फारसी परंपरा दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मुगल चित्रकला को। मतलब जब मुगल भारत में आए तो आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि जो मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, है ना, जैसे आज के समय अपनी भारत की तो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी हुआ करती थी, तो वो फारस को ज्यादा मानते थे। तो भारत में यहाँ के मंदिरों का, यहाँ के मंदिर, मस्जिद, किलों का जो निर्माण किया, अब भारत कारीगर तो भारत के थे, समझ में आ गया। तो कुछ उन्होंने अपनी कारीगरी दिखाई, कुछ आपके सामने जो फारस की कला थी, क्योंकि मुगलों का संबंध फारस से था, तो उन्होंने फारसी शैली को भी लेकर आए। तो ये दोनों शैली किसका निर्माण करती है? मुगल चित्रकला का। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला है भारतीय शैली, इस्लामिक और ब्रिटिश तत्व है। क्या होता है? इंडो सार्सेनिक वास्तुकला। जब अंग्रेज भारत में आते हैं या अन्य जो आपके सामने मुगलों के अन्य जो आपके सामने जितने शासक हुए, वो इस्लामी चित्रकला को लेकर आए, इससे आपको सामने इंडो सैरोसैनिक वास्तुकला उसका निर्माण होता है। चलिए भाई इंडो सारोसैनिक शैली किस चीज का मिश्रण है? समझ में आ गया? तो मैंने क्या बताया? इंडो सारोसैनिक, इसमें कौन सा है? भारतीय व इस्लामी शैली देखने को मिलती है। भारतीय टच भी है क्योंकि भारतीय चित्रकारों के द्वारा निर्माण किया गया है, तथा इस्लामी शैली भी देखने को मिलती है। तो दोनों के दोनों का इसमें टच देखने को मिलता है। मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ? तो मुगल चित्रकला का भाई सर्वाधिक विकास अकबर और जहांगीर के टाइम पे हुआ। ये भी अच्छे से जान लेना, मुगलों के समय तो हुआ है, उसमें भी मुगलों में भी जहांगीर और अकबर के टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मुगल चित्रकला पर किसका प्रभाव है? तो मैंने बताया था उनको, उनके ऊपर फारस का, कौन सी भाई? फारसी तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और फारस कला है, कौन सी कला है? जो फारस कला है उसका सबसे ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया? पार्शियन आर्ट है उसका सबसे ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है।
अगले वाला है, अकबर ने प्रोत्साहित किया। अकबर ने किस चीज को प्रोत्साहित करने का काम किया? मुगल चित्रकला को, गोथिक कला को, रोमन कला को या आधुनिक कला को? तो भाई मुगल, अकबर खुद मुगल शैली से आता था, मुगलों से आता, तो मुगल शैली को बढ़ावा देगा। सही आंसर क्या होगा? मुगल चित्रकला को आगे बढ़ाने का काम किया। अगले वाला प्रश्न है, सांस्कृतिक समन्वय क्या होता है? समन्वय का अर्थ क्या होता है? मतलब दो चीजों का मिलना, है ना, दो चीजों का मिलना। जैसे कि भाई आप राजस्थान के हो, है ना, और आपका दोस्त कहाँ का? केरल का। अब आप क्या किया, कुछ तो आपने केरल के शब्द सीख लिए, उसने कुछ आपके मारवाड़ी के शब्द सीख लिए, आप उसने आपको आपका भोजन खिलाया, आपने उसको दाल बाटी चूरमा खिलाया, तो दोनों का क्या होगा? संस्कृति का समन्वय देखने को मिला है। इसी को संस्कृति का समन्वय कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। दो संस्कृतियों को आपस में मिलकर जब कोई नई संस्कृति का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? संस्कृति का समन्वय। जैसे भारत की जो संस्कृति है, उसमें हमारी संस्कृति के अलावा अन्य बहुत सी संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई भारत आपके सामने क्या होता है, भारत के अंदर अनेकों अनेक राजा आक्रमण करते हैं, उस आक्रमण के कारण क्या होता है, यहाँ पर सभी लोगों का मिश्रण धीरे धीरे देखने को मिला। जैन धर्म के आपके सामने प्रथम तीर्थकार कौन थे? यह प्रश्न मैंने पहले बताया था, पार्श्वनाथ है वो प्रथम तीर्थकार देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? ऋषभ कौन है भाई? सॉरी ऋषभ देव बता दिया मैंने, पार्श्वनाथ है वो तो 23वें हैं और ऋषभ देव पहले हैं। गौतम बुद्ध को आपके सामने ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोधि वट वृक्ष के नीचे, है ना, कहां पे? बोध गया के अंदर। कहां पे हुई थी? बोध गया के अंदर आपके सामने देखने को मिलता है, और इसको क्या कहा जाता है? महाचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनको आपके सामने बोध गया में ज्ञान मिलता है। समझ में आ गया? देखो, जब बोध गया में जब इनको ज्ञान मिलता है तो इनके जीवन में 3 घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपके सामने जब महात्मा बुद्ध है, जब ज्ञान प्राप्त होता है उसको तो महाबोधि बोला जाता है। जब आपके सामने जब इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने सारनाथ के अंदर अपना जो पहला उपदेश दिया था, उसको महाचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब इनकी आपके सामने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, उसको महानिर्वाण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी चीजें अच्छे से? मनुस्मृति की रचना किसकी मानी जाती है? तो मनुस्मृति किसके संबंधित मानी जाती है भाई? जो मनु साहित्यकार हैं उनके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई भाई? मनु के द्वारा आपके सामने मनुस्मृति है वो लिखी गई है। मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा की गई भाई? मनु के द्वारा की गई है, महर्षि मनु के द्वारा मानी जाती है। अगले वाला पॉइंट है, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? कौन से की भाई? अर्थशास्त्र है उसकी रचना किस काल में देखने को मिलती है? तो मौर्य काल के अंदर। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपके सामने वित्त मंत्री कौटिल्य या चाणक्य, उनके द्वारा की जाती है अर्थशास्त्र की। और वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, और मौर्य वंशज थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी वास्तुकला में गोपुरम प्रसिद्ध है? तो किसकी शैली? द्रविड़ शैली का। जो दक्षिण के मंदिरों का जो निर्माण होता है उसके शिखर को गोपुरम बोला जाता है। वो आपके सामने स्टेप, मतलब जैसे सीढ़ी होते हैं इस टाइप में उनका शिखर होता है, उसको क्या? गोपुरम बोला जाता है। नागर शैली की विशेषता क्या होती है? उनका वर्गाकार शिखर होता है। कैसा शिखर होता है भाई? आपके सामने सीढ़ीदार शिखर होता है। बेसर शैली किस चीज का मिश्रण देखने को मिलता है? तो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो किसके काल में? आपके सामने मैंने बताया अकबर और जहांगीर के काल में आपके सामने सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पे पहुंचती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर हो तो अकबर कर लेना, जहांगीर हो तो जहांगीर कर लेना। इंडो सैरोसैनिक वास्तुकला का विकास किस काल में होता है? किस काल में होता है भाई आपके सामने इंडो सैरोसैनिक काल का? तो यहाँ पर ब्रिटिश काल या इस्लामिक काल आएगा तो वो भी सही है, या आपके सामने ब्रिटिश काल आएगा तो वो ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ धन की प्राप्ति की बात करता है? तो मैंने बताया था ना, अर्थ है, उसका अर्थ यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। तो अर्थ का संबंध किससे है? धन संपदा या भौतिक सुख से है। किससे है? बहुत ज्यादा पैसा कमाना, धन संपत्ति कमाना, इससे संबंधित आपके सामने। चलिए, गृहस्थ आश्रम के बाद में कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ आश्रम के बाद में कौन सा आश्रम आता है भाई आपके सामने? वानप्रस्थ आश्रम। घर से आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसको लालन, अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी शादी करने के बाद में उनको कहां पर जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। तो ऐसे समझ लो, सबसे पहले बच्चा स्कूल में जन्म लेगा,
फिर वो कहां पर जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में जाएगा तो उसको क्या बोले जाएंगे, ब्रह्मचर्य। फिर उसकी शादी होगी तो उसको गृहस्थ, फिर वो घर को छोड़कर बाहर चला जाएगा साधु संतों की शरण में, उसको वानप्रस्थ, और फिर लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम। ठीक है, तो सी ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। बौद्ध धर्म किसकी समर्थन करता है, बौद्ध धर्म किसकी समर्थन करता है भाई, आपके सामने मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग का अर्थ यह है कि इंसान को ना तो बहुत ही ज्यादा एकदम तीव्र गति का जीवन जीना चाहिए, समझ में आ गया, मतलब एकदम भक्ति भावना में भी लीन नहीं होना चाहिए ज्यादा, और ज्यादा आपके सामने मोह माया में भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी भक्ति करो, थोड़ा थोड़ा आपके सामने सुख सुविधाओं का भी जीवन में आनंद लो, इसको मध्यम मार्ग बोला गया। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मूल सिद्धांत क्या, अहिंसा देखने को मिलता है। क्या भाई, हिंसा, जीवों के खिलाफ कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अर्थशास्त्र वो किस चीज पर बल देता है, तो अर्थशास्त्र आपके सामने कौटिल्य चाणक्य के द्वारा देखा गया है, जिसके अंदर एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए और एक राजा को अपने राज्य चलाने के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया, मतलब कूटनीतियों के बारे में बताया गया। मनुस्मृति विशेष मुख्यतः किससे संबंधित है, आपके सामने सामाजिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, सोशल ड्यूटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सोशल ड्यूटी से संबंधित आपके सामने मनुस्मृति में समाज के जो कर्तव्य होते हैं उनका पूर्ण करने के बारे में बात किया गया। मुगल कला किसका मिश्रण देखने को मिलता है, रोमन और फारसी कला का मिश्रण देखने को मिलता है। सांस्कृतिक समन्वय बढ़ाता है, संस्कृति समय मतलब दो संस्कृति, आप केरल के विद्यार्थी और राजस्थान के विद्यार्थी दोनों मिलकर क्या करें, दोनों की संस्कृति का मिश्रण करें, दोनों की एकता। अब एक बात बताओ, केरल इलाका जाओगा तो वो एकदम उन भाईचारों से फील होगा, बता सब मिलाओगे, और थे अगर वो कहते अगर राजस्थान आओगे तो थे बढ़िया से रखोगा, तो यही है एकता बढ़ती है। इससे क्या होता है, दो संस्कृतियों में एकता बढ़ने का काम होता है। मंदिर वास्तुकला किस चीज का प्रतिबिंब है, जो अलग अलग प्रकार के मंदिरों के निर्माण की कला वो किस चीज को बताती है, धार्मिक मान्यताओं को। पहले के समय लोगों की जैसी धार्मिक मान्यता हुआ करती थी वैसे ही मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वैसा ही मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, बाबर के द्वारा की गई 1526 के अंदर पानीपत के द्वितीय प्रथम युद्ध के अंदर। इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में युद्ध देखने को मिलता है, समझ में आ गया। और उसके बाद में भी उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, खानवा का युद्ध मारना कुंभा के साथ उनका लड़ा गया 1527 के अंदर। उसके बाद में भी उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े हैं। 1529 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो आपके सामने काबुल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर उनका मकबरा है। भारतीय संस्कृति सबसे अधिक किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, विविधता में एकता। बहुत सारी भाषा बोलियां क्षेत्रीय अलगाववाद के बाद में भी हम सब लोग एक हैं, तो विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर ए है वो सही। चलिए भाई, यह था पूरा का पूरा पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।